Good evening, everyone. Welcome to JMC Study Hub. I am your mentor Kirti Khanna. और आज एरिस्टोटल 22 बैच जो सीखने वाला है मीडिया एथिक्स एंड लॉज में, वो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्यों आया, ये क्यों जरूरी था लाना, ये इसका आज भी क्या रेलेवेंस है, ये सारी चीजें हम आज की इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या जानेंगे। आज हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स, इसके क्लासिफिकेशन, सेक्शन 3, सेक्शन 5 जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट के, और लास्टली हमारे पास रहेगा कि हमने क्या सीखा, उसको आंसर करने के लिए एक छोटा सा क्विज। ओके, तो जो फर्स्ट एक्ट ये लाया गया था, ये 1904 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था। देखिए 19 और हम एक्ट कब पढ़ते हैं, इट्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। तो 1923 मतलब हम लोग कॉलोनी थे, राइट। कॉलोनी किसकी थे हम, ब्रिटिशर्स की, राइट। तो ब्रिटिशर्स इंडियंस पर रूल करते थे, उनके पास कई सारी ऐसी पॉलिसीज थी, कई सारे ऐसे उनके हथकंडे थे, कई सारे ऐसे उनके नियम कायदे कानून थे जो वो इंडियंस को सप्रेस करने के लिए यूज करते थे, राइट। देखिए, हमने आर्टिकल 19 में द नीड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ा था। तो उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाने के लिए ये 1904 का जो एक्ट था वो लाया गया था। क्योंकि अगर लोग अपने आप को इंडियंस, लोग में यहाँ से पर्टिकुलर का मतलब क्या है, इंडियंस, अगर इंडियंस अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे, अगर बहुत ज्यादा वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करेंगे, तो वो खतरा बन जाएंगे किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, एंड दे कैन इजिली किक आउट द ब्रिटिशर्स। मोर ओवर, सेकेंड थिंग, जब 1923 वो पार्ट है जब काफी सारे इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स को टक्कर दे रहे थे, किसमें, अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे। उनको कई सारे टाइटल्स मिल चुके थे, ब्रिटिशर्स उन्हें अपने ऑफिस में जगह दे रहे थे। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसलिए भी जरूरी था कि ऑफिस में क्या हो रहा है, तो जो ब्रिटिशर्स के इंडियन एम्प्लॉयज हैं वो इंफॉर्मेशन कॉमन पीपल तक ना पहुंचे, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर ब्रिटिशर्स, राइट। तो ये बात सीमित रहे, इसलिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लाया गया था। Stringent version to restrict freedom of speech and expression of journalists by the British government. See, this was specially made for the journalists because they were so much involved in provoking the feeling of nationalism and patriotism. Like, see, you see one thing, all the leaders, all the freedom fighters, all the nationalists were once journalists, right. They were busy in provoking the feeling of freedom and a free India concept in the mind of common people. See, they alone can't run the country, they alone can't get the freedom, so they want a group of people to speak against the government, to stop functioning, to stop the functioning of the government, to stop supporting the government by providing the manpower, right. So the journalists were speaking against British government and the Britishers don't want them to do so. अगर ज्यादा से ज्यादा लोग, कॉमन लोग अगर फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अपनी आवाज उठाने लगेंगे, या वो जो नेशनलिस्ट लीडर थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका साथ देने लगेंगे, तो इससे ब्रिटिशर्स की फंक्शनिंग में दिक्कत आएगी। देखिए कैसे आएगी दिक्कत, आप जानते हैं कि हम जो पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स जब हम पढ़ते हैं, तो एक कंट्री जो होती है वो 4 चीजों से मिलके बनी होती है, राइट। यू नीड लैंड टू गवर्न, एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया चाहिए हमें। यू नीड सिटीजन्स, आप किस पे गवर्न करेंगे, आप किसको गवर्न करेंगे, राइट। लैंड, सिटीजन्स, सोवरेनिटी, सोवरेन, राइट, कि आप अपने रूल्स खुद बना सकेंगे, तभी तो वो एक कंट्री कहलाएगी। एंड गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब हमें चाहिए भूमि, चाहिए हमें नागरिक, चाहिए हमें एक सरकार, चाहिए और हमें संप्रभुता चाहिए, ठीक है। ये हम इसको लिख सकते हैं, हमें चाहिए भूमि, नागरिक, सरकार और संप्रभुता, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके बनाती है कंट्री। तो ब्रिटिशर्स हैड लैंड, Britishers had sovereignty in India as a colony.
Britishers had government that time, what if they were not supported by the citizens of a country of the India? Will they be able to run a government successfully? No, right? तो इसीलिए ये चाहते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो कॉमन पीपल हैं उन तक अंदर की बातें ना पहुंचे, ताकि हम इजीली अपनी गवर्नमेंट को चला सके, हम और लंबे समय तक इनके ऊपर शासन कर सकें. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑल राइट. देखिए 1904 में लॉर्ड कर्जन ये एक्ट लेके आए. देखिए यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है, आपके यूजीसी नेट में एक सवाल पूछा जा सकता है कि जो इनिशियल आइडिया था वो किसका आइडिया था? सबसे पहले जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को प्रेजेंट किसने किया था? तो सबसे पहले प्रेजेंट किया था लॉर्ड कर्जन ने इन द ईयर 1904. राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. उसके काफी टाइम के बाद इन द ईयर 1923 इट वाज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड विद द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. The new act was notified and extended to the provisions of secrecy and confidentiality in the working of government. See, initially ये act जो था बहुत ही hard था, बहुत strict था, right? And ये जो सारे सीक्रेट प्रोविजंस हैं, लाइक जो कहा किस किस फील्ड में आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी रखती है, ऐसे कई सारे फील्ड हो सकते हैं. जैसे आप देखते होंगे इंडिया में डिफेंस आज भी एक कॉमन लोगों की पहुंच से बाहर का हिस्सा है. ठीक है, उसकी जो वर्किंग है, उसकी लाइफ स्टाइल है, उसकी ट्रेनिंग है, वो सारी चीजें हिडन होती हैं. चाहे आप स्टेट में पुलिस देख लीजिए, चाहे आप सेंट्रल में डिफेंस देख लीजिए, तो वहां पे क्या होता है, वो एक सीक्रेसी मेंटेन करते हैं. मोर ओवर, अगर किसी पॉलिसी पे काम होता है तो उसकी भी एक सीक्रेसी मेंटेन की जाती है. ठीक, तो इसी कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखने के लिए ये एक्ट लाया गया था. राइट, एक्ट एडिंग एंड हेल्पिंग in any enemy nation where communication of the information can be in the form of. आपका जो प्रोविजंस है सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के, वो कहाँ पे लागू होते हैं? वो ये लागू होते हैं, ये बताते हैं कि कैसी कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी है. कि आप किसी भी प्रकार की सुविधा या साथ नहीं देंगे एनिमी नेशन का, जहां पे उस इंफॉर्मेशन से उनका फायदा हो सके और उस इंफॉर्मेशन को वो कंट्री के अगेंस्ट यूज कर सके. सो एनी पर्सन इज नॉट गोइंग टू एड और हेल्प एनी एनिमी नेशन where the provided information can be used against their own country. Right, so it could be anything, not just written words, not just spoken words, so it can be anything. देखिए वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको मुंह से बोले गए इंफॉर्मेशन ही दी हो या लिखित इंफॉर्मेशन ही दी हो. इट कैन बी अ स्केच, अ मॉडल, अ प्लान, अ पासवर्ड और एन ऑफिशियल कोड. आप सबने राजी मूवी देखी होगी, राइट? So if not, go and watch it again. So in the Razi movie, the female lead was a spy. Right? See, we will be taking a lot of examples from this movie today because it is very important in this with respect to this act. So Razi movie में जो spy थी लीड कैरेक्टर, उन्होंने एक स्केच को प्रोवाइड उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी. उन्होंने उसका वो स्केच एज इट इज उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया था. उस स्केच में उन्होंने जो भी समझा, उसे जो भी जाना, उसे जो भी देखा कि वो एक सबमरीन थी या क्या था, राइट, वो जो भी था उनको नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन पास ऑन की कि हमारे पास ऐसा ऐसा ये कुछ इसमें हमें पनडुब्बी जैसा दिखाई दे रहा है, पनडुब्बी भी नहीं, कोई शिप जैसा दिखाई दे रहा है. राइट, सो देखिए वो एक स्पोकन फॉरवर्डेड इंफॉर्मेशन थी. ठीक, उन्होंने एक स्केच को देखा और उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया सो दैट शी कैन प्रोटेक्ट her own country, which was India, but she is helping the enemy country with respect to the Pakistan. क्योंकि वो मैरिड, उनकी शादी कहाँ पर हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी. तो उनकी लॉयल्टी कौन एक्सपेक्ट कर रहा है? पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है. बट शी इज एडिंग द कंट्री इंडिया विच इज एनिमी टू पाकिस्तान. राइट, ओके, ऑल राइट. Thank you, Dimple, if you got it. Very good.
सी इस तरीके से अगर आप सीखेंगे पढ़ते पढ़ते और मूवी से रिलेट करते सीखेंगे, देन इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू ऑल्सो. Okay, so it is not only restricted to common people. See, civil service conduct rules 1964 का जो है, in fact, the people those who hold the office of prophet या वो किसी भी ब्यूरोक्रेट, हम यहाँ पे जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, they are basically the bureaucrats होते हैं वो, ठीक. वो किसी उनके पास तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड. सो अगर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस they cannot reveal the information they have with them. Is that clear? तो ये इनको जो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स है 1964 का, उसमें भी बताया जाता है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सी डोंट वरी अबाउट द नोट्स और एनीथिंग. अभी आप सिर्फ आज की क्लास पे फोकस करिए, ठीक है. जेएमसी स्टडी हब विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग. वी मेक श्योर you qualify your JRF. So target, we are targeting JRF, right? So don't worry about anything. Just focus now on the lecture. Okay. Now let us move ahead. तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हमें बैकग्राउंड मिल गया और हमें इंफॉर्मेशन भी मिल गई कि उसका रेलेवेंस आज क्या है. Okay. Now the classification of official information. See, there is provision of spying on section 3 and section 4. ठीक है. देखिए, एक एक्ट के कई सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने कल पढ़ा था जो हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसमें हमने देखा था कि उसमें भी कई सारे सेक्शन थे. सेक्शन 2 था, सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C. तो इस एक्ट में भी सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 होते हैं. देखिए, सेक्शन 3 डील्स विद स्पाई. हाउ टू रिमेम्बर दिस? स्पाई हैज 3 लेटर्स. तो ये हो गया सेक्शन 3. तो आपके लिए मेजॉरिटी क्या याद रखना है कि ये हमें याद रखना है कि हाँ, स्पाई जो है वो सेक्शन 3 में है. दिस इज द स्मॉल ट्रिक ऑफ रिमेम्बरिंग. ओके. एंड सी, wrongful communication of any other secret official code, password, sketch, plan, model, article, note, document or information. See, if you are wrongfully communicating it, it will be booked, you will be booked under section 5, right? तो wrongful communication जो होगा वो section 5 में होगा. Spying is a serious offense, right? इसीलिए स्पाइंग के लिए उन्होंने एक अलग सेक्शन ही बनाया है कि स्पाइंग के जो प्रोविजंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे. तो स्पाई का हमने याद कर लिया, सेक्शन 3 होता है. और रॉन्गफुल कम्युनिकेशन, अगर आप किसी भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से या किसी भी पासवर्ड को गलत तरीके से आप उसे पास करते हैं तो वो सेक्शन 5 में होगा. देखिए, गलत तरीके से मेरा मतलब ये है कि यहां पर आपने उसे हिंट की तरह दिया, ठीक. wrongful communication, that means आप उसे हिंट दे रहे हैं. सपोजिटली किसी लॉक का अगर कोई की है या पास की है या कीवर्ड है, पासवर्ड है, वो आपने दे दिया उसको कि 4321. तो यहाँ पे आप कहोगे कि मैंने रॉन्गफुल क्या कम्युनिकेट किया? रॉन्गफुल ये कम्युनिकेट किया कि आपने उसको ये बता दिया कि इट कैन बी ऑफ 4 डिजिट्स, राइट. ये कितने डिजिट्स का हो सकता है? 4321. कि आपने उसको एक हिंट दे दी कि वो 4 डिजिट का ही होगा, राइट. तो अब वो, और उसमें इन चारों लेटर में से किसी ना किसी का यूज होगा ही होगा. हैव यू प्लेड द गेम वर्डल? एनी वन ऑफ यू played the game Wordle or Wordly? But it is Wordle actually, it is not Wordly. Okay, अगर आपने अभी तक Wordle नहीं खेला है तो मैं आपको बता देती हूँ Wordle गेम क्या होता है. उसमें आपके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट मूव बैक. ओके, उसमें क्या होता है कि आपके 5 ऐसे लेटर बता दिए जाते हैं, ठीक. और एक आपका, अगर कोई भी सपोजिटली द वर्ड इज एनी वर्ड, टेक एनी वर्ड, राइट. 5 लेटर का है या 6 लेटर का है, जो भी लेटर का वर्ड आता है, अगर आपका येलो है, अगर वो वर्ड येलो होता है डालने पर, सपोजिटली यू हैव पुट टी हियर, टी यू हैव पुट हियर, एस यू हैव पुट हियर.
सो अगर ये टी येलो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये वर्ड तो सही है लेकिन प्लेस्ड गलत है, एंड ग्रीन इज कि वर्ड तो सही जगह प्लेस्ड है। सेम एज आप अगर जो हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसमें अगर आपने उसको किसी भी तरीके का हिंट दे दिया, दैट मीन्स आपने कम्युनिकेट तो इंफॉर्मेशन की है बट इन अ रॉन्गफुल वे। यस, ओके, वेरी गुड। सी इट इज मोर लाइक वर्डल। ओके, so under section 3 of this act, it is an offense if any person for any purpose prejudicial to the safety or interest of the state. See, now pay attention here, it is important. Approaches, inspects, passes over or in the vicinity of or enters any prohibited area. See, you have passed many buildings where there is a board or a signboard written trespassers will be punished or entry prohibited, entry denied, and after that also you're going in that and getting the pictures or making the sketch, plan or model or note which is calculated to be or might be intended to be directly or indirectly useful to enemy. Supposedly you are making the line map that okay, here is the turn, here is the door, this is the main gate. So this is if in any way directly or indirectly it can help the enemy, then it will be covered under spying. अगर आप किसी भी तरीके का, in fact if you are using the code, the dashes and dots to make the map or the sketch, then and it can be वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे दुश्मनों के काम आ सकता है, तो भी वो एक तरीके से आपके जासूसी में ही गिना जाएगा। हर वो जगह जहां आप जाएंगे जहां पे प्रवेश निषेध लिखा रहता है, जहां पे आप बार बार एक ही जगह पे मूव करते हैं या आप उधर घुसने की कोशिश करते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो उसको स्पाइंग में माना जाएगा। You try to obtain, collect or record for publishers or communicate to any other person. देखिए, आप किसी और से लेते हैं, ठीक, किसी और को आपने ड्यूटी दी है कि आप उस अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल के मुझे दे दीजिएगा, तो आप उसे ऑब्टेन कर रहे हैं, आप खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्ड्स फॉर पब्लिशर, कम्युनिकेट टू एनी अदर पर्सन, या आप मीडिएटर का भी काम कर रहे हैं। तो उस सारे तरीके में अगर वो इंफॉर्मेशन दुश्मन के काम आ सकती है तो आपके ऊपर जासूसी का संगीन आरोप लगाया जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर आप सिंपली किसी जगह जयपुर गए हैं 3 दिन के लिए, ठीक है, 3 दिन की ट्रिप पे आप जयपुर गए हैं, हैव यू ऑल वॉच्ड द पोखरण? चलिए ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोजिटली के आप आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप गए हैं, ठीक है। आप वहां पे एक वीक में आपका 2-3 बार जाना हुआ, एक बार टिकट करने के लिए, एक बार आपने फ्लाइट ली और उसके 2-3 दिन का कहीं स्टे था, फिर आप वापस आए, ठीक है। तो ये कोई ऐसे संदर्भ में आपका बार बार आईजीआई आना जाना हुआ, तो क्या आप उस सपोजिटली कि आप किसी ऐसी जगह भी चले गए जहां पे प्रोहिबिशन का बोर्ड लगा था, लेकिन आप गलती से वहां चले गए, तो क्या आपको स्पाइंग के लिए बुक कर लिया जाएगा? If you have entered the no trespassing zone or the prohibited area mistakenly at the IGI airport, to which you have frequently traveled within a week, will you be booked for the spying? See, if you are like you are just simply walking in the area where there is a signboard of prohibition and you entered that area mistakenly, will you be booked for spying under section 3 of OSA? No, अभिषेक, इतने जल्दी आपके ऊपर जासूसी का संगीन आरोप नहीं लगता है। क्या होता है, if a person under suspicion, supposedly person A, this, let me draw the person here, this is person A. Mr. A is visiting a particular area, right, very frequently. उसके बाद उन्होंने आना छोड़ दिया, right, then for a fixed time he just left it, he is not visiting it. Then again after a period of interval he is visiting that area, he is doing mistakenly this mistake twice or thrice, so he will then be a suspect. Once he is a suspect, he will be under surveillance, right?
what kind of information he's obtaining, to whom he is passing, his call records. So at the point he's under suspect, he's a suspect, right? So he will be under constant surveillance of the officers, right? So after a period of 8 to 10 years he will be booked for spying, राइट एकदम से आप बुक नहीं किया जाता है किसी को स्पाइंग के लिए, जासूसी के लिए एकदम से बुक नहीं किया जाता है। पहले वो पर्सन ए जो है वो संदिग्ध बनेगा, संदिग्ध बनता है तो फिर क्या करते हैं ये लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड की जाए, ठीक, ताकि देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है या अपने पास रखता है, उसके ऊपर पूरे तरीके से एकदम वो लोगों की निगरानी में आ जाता है। जो हमारा इंटेलिजेंस होता है वो निगरानी में आ जाता है उन लोगों के, और उसको लोग ट्रैक करने लगते हैं, इसके हर एक मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। और जब इनको लगता है कि नहीं अब ये हमारे देश के लिए घातक हो सकता है, दैट टाइम ही इज कैप्चर्ड एंड पुट इनटू द जेल फॉर द 14 years। सी द पनिशमेंट फॉर स्पाइंग इज 14 years, इसको याद रखिएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ सेक्शन 5। नाउ सी सेक्शन 3 जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए है। सेक्शन 5, if any person having in his possession or control any secret official information, so who will be in the position, right? They can be ministers, there can be the PAs, right? There can be the bureaucrats, PAs of bureaucrats, the other people who are holding a position, right? जो भी हमारे अलग अलग ऑफिसेस को होल्ड करते हैं वो लोग, जो लोग पावर में हैं वो लोग, राइट? तो अगर उन लोगों के पास कोई ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है which has been made, right, or obtained in contravention of this act, तो जो इस एक्ट के खिलाफ है, or which has been entrusted in the confidence to him by a person holding government office. See, supposedly I have a friend who is the PA of any N minister. Now I want that information. So I'm using my friend PA to get the information from there. So this is the second point, is for that person only, right? Willfully communicate to same to any person other than the person to whom he is authorized to communicate. अब इसको समझिए। The PA, my friend PA, is having a secret information, right? He's having some confidential information with him, which I want, but he is authorized to, or he's only ordered to report it to his boss, the minister. But I am using it. I need the information. So he is not communicating to his boss, but he is communicating to me. See, authorized to communicate, or his duty is to communicate. So this is also an offense under the same section, section 5. Is this clear? देखिए इसमें अगर किसी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो पोजीशन में है या जिसके पास किसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन का कंट्रोल है, वो अब डायरेक्टली या तो इंफॉर्मेशन शेयर करता है, अगर डायरेक्टली शेयर नहीं करता है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। सब जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अपने से ऊपर रिपोर्ट करनी है, लेकिन आप ऊपर भी रिपोर्ट करते हैं और आप इसे एक ऐसे व्यक्ति को भी देते हैं जिससे आपको नहीं कम्युनिकेट करना चाहिए, उसकी सीक्रेसी खत्म हो जाएगी, वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते हुए अगर आप मीडिएटर भी बनते हैं उस इंफॉर्मेशन के, then also you will be booked for spying, but under section 5, that is the wrongful communication of the information, right? This is the wrongful communication of the information. If any person voluntarily receives any secret information, I want that information which my PA friend has. So it is, I am voluntarily receiving that secret information, right? Person having in possession or in control to any unauthorized information.
I am the unauthorized person and I should not have that secret information, but I am having it. मेरे पास उस इंफॉर्मेशन की, उस कंट्रोल की किसी भी तरीके की कोई अथॉरिटी नहीं है, बट मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन मेरे पास है. ठीक. रिटेनिंग इंफॉर्मेशन विदाउट एनी अथॉरिटी. I am not authorized to have that information but with me, but that too I am having it and I'm not passing it on, right? So that I can use this information for the country, against the country, for blackmailing, n number of jobs I can do with that information. So अगर मैं बिना किसी अथॉरिटी के उस इंफॉर्मेशन का मेरे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उस इंफॉर्मेशन की जरूरत किसी और को है, लेकिन इसीलिए मैं उस इंफॉर्मेशन को रोक के रखी हूँ ताकि मैं आगे उस कंट्री के लिए या कंट्री के खिलाफ या किसी को मिसलीड करने के लिए या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर सकूं. यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू हेल्प अ फॉरेन पावर. अब देखिए, मेरे पास वो जानकारी है, मेरी गवर्नमेंट को वो चाहिए, ये मैं जानती हूँ, बट आई एम हेल्पिंग द अदर पीपल, राइट. द फॉरेन पावर नीड नॉट टू बी कि वो फॉरेन में ही हो. फॉरेन पावर का मतलब एनी पावर विच इज डिफरेंट टू दैट ऑफ गवर्नमेंट, राइट, विच इज अगेंस्ट ऑफ द गवर्नमेंट. अगेंस्ट मीन्स एग्जैक्ट अपोजिट. Communicate with foreign agents, like foreign agents can be the Naxalites, the militants, the disturbing element of the society. Okay, if a person fails to take the reasonable care of that secret information, supposedly there is a confidential file on my table and I am the bureaucrat, and that file is misplaced from my table and I don't know where the file is now. So I will be booked under section 5 for not keeping that secret information safe. अगर मेरे पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल फाइल में है, मेरी फाइल मेरी टेबल पे रखी है, मेरे पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और उसके बाद मेरे टेबल से वो मिसप्लेस हो जाती है फाइल और मुझे पता नहीं रहता, देन एज अ पर्सन आई हैव फेल्ड टू टेक केयर ऑफ दैट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन. और वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो कई हद तक हमारे देश के खिलाफ, उसको जो सिक्योरिटी है, उसके डिफेंस सिस्टम के खिलाफ काम आ सकती है. सो आई विल बी बुक्ड अंडर सेक्शन 5. Is this clear to everyone? Quickly say yes or no. All right. See, under this act, now it is the duty of every citizen to give information regarding commission of any offense by any other person. See, इसके examples हमने कई सारे देखे हैं. जो ACB है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो बना है, या लोक आयुक्त जो बने हुए हैं, ठीक है, ओम्बड्समैन जो बने हुए हैं, ठीक, वो क्या कहते हैं कि किसी तरीके की अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आप लोगों के पास है, ठीक, उसको आपको किसको देना चाहिए, या कोई कोई शुरुआत करने वाला है ऐसे ऑफेंस का और आपको पता पड़ता है कि यहाँ पे किसी तरीके का कुछ बनाया जा रहा है या कुछ ऐसी जो अनवांटेड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी है वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं विच इज हार्मफुल फॉर द कंट्री, तो आपको, या आपकी ड्यूटी है या आपका कर्तव्य है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे. Now, any publication by newspaper. See, this is important क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर मतलब मीडिया से रिलेटेड बात है. Any publication by newspaper of official secret information makes not only the correspondent, editor, printer, publisher liable to punishment, but also every director and officer becomes guilty of like offense. ठीक, देखिए अब न्यूज़पेपर की बात है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि अगर किसी भी तरीके की सीक्रेट इंफॉर्मेशन अखबार में जाती है तो सिर्फ रिपोर्टर एडिटर ही नहीं, इनफैक्ट प्रिंटर, पब्लिशर, डायरेक्टर सब इस एक्ट में बुक किए जाएंगे. This section prescribes punishment within imprisonment up to 5 years or fine or both. तो कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन 5. Under section 5 of the Official Secrets Act, which prohibits free reporting should be done away with press commissions, and Press Council of India also favored the same opinion. देखिए क्या होगा, फ्री रिपोर्टिंग की तो उन्होंने बात कही है, लेकिन अगेन दे हैव सेट अ लिमिट. कल हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ा था, उसमें भी फ्री रिपोर्टिंग की बात हुई थी. तो फ्री रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए? फ्री रिपोर्टिंग उसी लिमिट तक होनी चाहिए जहां तक किसी, हम अपने अगर अधिकार का
एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किसी दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट इज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अगर वो कोई व्यक्ति है, कोई इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, हम अपने अधिकार, अगर इफ वी आर प्रैक्टिसिंग आवर राइट्स, दैट मीन्स वी शुड नॉट एनेक्स एनी अदर्स राइट। सो हियर ऑल्सो इन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हमें फ्री रिपोर्टिंग तो करने का कहा गया है, लेकिन अगेन प्रेस कमीशन ने दो प्रेस कमीशन आए थे और प्रेस काउंसिल ने हमारे ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा के रखी हैं, कुछ उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी हुई हैं। All right, so I think it is clear to everyone. The Official Secret Act is clear. Yes or no? देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपके पास जो ओएसए है 1923 का, वो कैसे आएगा? वो ऐसे भी आ सकता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि क्रोनोलॉजी हमसे पूछ ली जाती है। मैं आपको हर लेक्चर में यही बताऊंगी कि जो पिछले लेक्चर्स में भी यही बताया है और आगे के लेक्चर्स में भी यही, क्योंकि हमें क्रोनोलॉजी मेंटेन करके रखनी है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है। तो अब जैसे हमने स्पाई का याद किया था, इसका मैंने एक छोटा सा कोडवर्ड निकाला है, दैट इज ओएसए। इट इज ओएसए 1923। तो so OSA 1923 is basically again of 3 letters, ठीक है। तो ये 1923 का होगा। अब यहाँ से 3 से हमें एक सेक्शन 3 का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 1923 में आया था। तो स्पाइंग किस में आती है? सेक्शन 3 में आती है और ये 1923 में एक्ट खुद आया था। So is this clear to everyone? All right, tie your seat belts. It's now time for test series. Official Secrets Act 1923. Under which section spying is an offense in OSA 1923? See, here in your UGC net, it won't be showed as, it will not be given as OSA. OSA नहीं दिया रहेगा, वहां पे आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दिया रहेगा। But just to help you to keep in mind this thing, I have just written OSA. So it is under section 2, under section 3, under section 5 or under section 6. Okay. Only handful of students have answered this question. So the correct answer is B, जो आप सब लोगों ने select किया था. Under section 3 of the act, it is an offense if any person for any purpose prejudicial to the safety or interest of the state. ठीक है, अगर देखें यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो एक पर्सन के लिए नहीं बना है कि इस पर्सन को या इस गवर्नमेंट को हार्म हो सकता है। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो बेसिकली बना है ताकि जो पूरी कंट्री है उसकी सिक्योरिटी को किसी तरीके से हार्म ना हो। Which act applies to the government servants and NRIs? Contempt of court, Newspaper Act, Copyright Act, or Official Secrets Act? Very good, good. Abhishek is the first one to answer, then Seema, Dimple, and Rachna again. So only, very good. All right, Maria also participated. Very good. The Official Secret Act extended to the whole of India. See, first of all, it is covering the length and breadth of the nation. Good, Priya, but just see, why we have given 10 seconds timer? Time matters in UGC net. So keep in mind the 10-second timer. The Official Secret Act extends to the length and breadth of the India, and it also applies to the government servant, the citizen of India who are living outside the country. That means the NRIs. Next question. Punishment under section 5 is 5-year imprisonment, penalty, both, or none of the above. Quickly answer this. You have 7 more seconds. Good, Priya. Very good, Niharika. Seema, Abhishek, Jyoti also answered this question. Manju, Shikha also. Very good. Rachna, Dimple, Maria. Excellent. Excellent. So the punishment under section 5 of the Official Secrets Act, it is 1923. Is imprisonment up to 5 years or fine or both. Next question. Punishment for spying in relation to country's defense is blank years. See, I have taught you this in the very second slide. 10 years, 12 years,
14, 15. Good. Niharika is the first one to answer. Abhishek, then Rachna. Top 3 students who answered this question quickly. Yes, 5 more seconds, students. Quickly answer this. All right, you all have answered it correctly. The punishment for spying in relation to country's defense is imprisonment up to 14 years. So, the Official Secret Act was first notified by Curzon, Munro, Minto, Macaulay. So the correct answer is A. The Official Secrets Act 1923 was first notified by Lord Curzon in the year 1904. Then again it was repealed in the year 1923. Excellent, Aristotle 22. Right? So you're you're getting yourself ready for this time bagging the JRF. Okay, till then, take care and don't forget to like, share and subscribe our channel.